नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त हम चुनावी यात्रा तो अपनी उत्तर प्रदेश की कर ही रहे हैं और इस सिलसिले में अयोध्या पहुंच गए हैं। एक लंबा सफ़र है जो हम तय करते हुए यहां तक आए हैं। यहां की राजनीतिक पोजीशन क्या है, कौन सी पार्टी कहां है, कौन कितना दावा कर रही है और कौन कितने पानी में है सरयू नदी के, उस सब की खबर तो आप तक लाएंगे ही। दिन भर आप देखते रहिएगा, 8 बजे कार्यक्रम भी देखिएगा, खबरों की खबर। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम एक अलग ही मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हैं जरूर अयोध्या में, लेकिन आज बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो बहुत बहुत बड़ी हो गई है, और ये है रूस का रवैया यूक्रेन को लेकर के। तो आइए एक एक करके आपको बताएं कि किस तरीके से एक महायुद्ध का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दो जगहें हैं जिसको रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी है। डोनेबास में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहरों को भी मान्यता दी है। पुतिन का अलगाववादियों के साथ समझौते का एक ऐलान हुआ है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में सेना भेजने के पुतिन ने आदेश दिए हैं। सेना भेजने को पीस कीपिंग मिशन का नाम दिया गया है रशिया द्वारा। इसके अलावा यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से रूस को खतरा है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। वो ये भी कहते हैं कि परमाणु हथियार बनाने में जुटा है यूक्रेन। पुतिन ये भी कहते हैं कि यूक्रेन कठपुतली की तरह अमेरिका का उपनिवेश है, और फिर वो कहते हैं कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना रहे हैं। अब डोनेट्स्क और लुहांस्क की कहानी क्या है आपको वो बता दें। इन दोनों पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। 2014 से यहाँ विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों के बीच में लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट रहती है। डोनेबास प्रांत का हिस्सा डोनेट्स्क और लुहांस्क है। डोनबास में 2014 से संघर्ष में 14,000 मौतें हुई हैं। यहाँ पर 1/3 हिस्से में विद्रोहियों का कब्जा है। विद्रोहियों का कब्जे वाले जो इलाका है उसमें रूसी करेंसी रूबल का इस्तेमाल होता है। 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौता हुआ था और डोनेबास पर मिन्स्क समझौता विवाद सुलझाने में नाकाम रहा। अब शांति की पहल हो, ऐसा भारत ने क्या कहा है, भारत ने क्या बोला है आपको वो बता दें। भारत का ये कहना है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, कि राजनयिक बातचीत से हल निकलना चाहिए। शांति बहाली की कोशिशें जारी रहें। शांति के लिए किसी भी पहल का स्वागत हो। त्रिपक्षीय वार्ता जारी रहनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है। सामान्य समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। यूक्रेन में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र और नागरिक हैं जो बसे हुए हैं। अब यूक्रेन में ऑपरेशन एयरलिफ्ट भी चल रहा है हिंदुस्तानियों को वहां से निकालने का। 25 फरवरी 2022 को कीव से नई दिल्ली एक फ़्लाइट आई, फिर 27 फरवरी को आई, 27 फरवरी को एक और फ्लाइट आई, और 6 मार्च को 2022 को भी एक फ़्लाइट आएगी कीव से दिल्ली में। ये एयरलिफ्ट करने के जो ऑपरेशन हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं। अब रूस के कदम पर दुनिया बहुत सख्त है। यूएनएससी की आपात बैठक हुई है। रूस और यूक्रेन समेत कई देश जो हैं उसमें हैं। यूक्रेन में शांति बहाली ज़रूरी है, ये यूएनएससी में भारत ने बोला है। भारत ने ये भी बोला है कि यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। रूसी कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका ने कदम उठाए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क में विद्रोहियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। ज़रूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे, ये जो बाइडेन का कहना है। यूक्रेन का ये मानना है कि रूस की कार्रवाई से भयभीत नहीं है वो। ब्रिटेन कहती है कि रूसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन है, और कनाडा का ये कहना है कि हम अपने सहयोगी यूक्रेन के साथ हैं। तो जो बड़ा सवाल है, सवाल वो स्क्रीन पर है आपके सामने। यूक्रेन संकट का असली जिम्मेदार कौन है? क्या रूस जो है युद्ध का माहौल बना रहा है? क्या रूस पर पाबंदी से युद्ध रुकेगा? और यूक्रेन मामले में भारत का रुख क्या हो, ये एक बड़ा सवाल है जो कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू के। पिनाक रंजन चक्रवर्ती फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय। प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय एडजंक्ट प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की। और अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। और प्रोफेसर स्वरण सिंह चेयरमैन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेएनयू के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर महापात्रा आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे पर भारत का रुख क्या हो।
अभी भारत का जो रुख है वो ये है कि शांति होनी चाहिए और एक बात से मसला या हल निकाला जाए। हमने कोई पक्ष नहीं रखा है, शांति बहाल करने की बात की है। जिस तरीके से आप देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, कनाडा, ब्रिटेन, यूएस, वो अपना अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, हमने अभी तक पक्ष नहीं रखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत का पक्ष क्या हो और क्या अभी जो मौजूदा पक्ष हमने रखा है या जो बात रखी है, क्या उतना काफ़ी है? भारत ने जो भी पोजीशन लिया है वो काफ़ी है। मैं कहूँगा ये काफ़ी है, क्योंकि इसको छोड़कर और कोई रास्ता है ही नहीं। मेन कारण ये है कि अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रसिया भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बीच जो अभी झगड़ा चल रहा है, उसमें भारत ना रूस के साथ रह सकता है ना अमेरिका के साथ रह सकता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये टिपिकल ट्रेडिशनल नॉन अलाइंड पोजीशन है, ये अलग सा पोजीशन है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन में इवेंट अनफोल्ड हो रहा है उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? रसिया को ब्लेम करेंगे या अमेरिका को ब्लेम करेंगे? रसिया ये कहता है कि आप नेटो को एक्सपांड करे जा रहे हो। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, आप नेटो तो बनाए थे सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई करने के लिए। अभी जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा, आप नेटो को एक्सपांड कर रहे हो, धीरे धीरे आके बिल्कुल रशियन बॉर्डर तक आ रहा है। तो जो भी रसिया अभी कर रहा है वो अमेरिका को ये जताना चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर मत बनाओ। और कई हफ्तों से जो बाइडेन ने एवरी डे, हर एक दिन एक बयान आता था कि अभी रसिया अटैक करने वाला है, अटैक करने वाला है। कभी अटैक हुआ ही नहीं। मगर अभी जो रसिया ने किया ये काफी एक स्मार्ट एक्ट है, मैं कहूँगा काफी स्मार्ट एक्ट है, क्योंकि ये मिलिट्री इन्वेजन नहीं है, ये वार नहीं है, बस रिकॉग्निशन दिया है। तो नाउ अभी अमेरिका भी थोड़ा क्या स्टेप लेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अमेरिका प्रॉम्प्टली एक्शन तो ले लिया, सैंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया। सैंक्शन रसिया के खिलाफ डिक्लेयर नहीं किया। वही दो रिपब्लिक जो न्यू रिपब्लिक है, रसिया ने रिकॉग्निशन दिया है, उनके ऊपर सैंक्शन डाल रहे हैं। तो इसलिए भारत ये कहता है कि अगर आप बातचीत करेंगे, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग को अपनाएंगे तो इसका एक तरीका निकलेगा। लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। भारत का पिनाक जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। पिनाक, ठीक है, तो महापात्रा जी का ये मानना है कि भारत ने जो तय किया है या जो स्टेटमेंट दिया है वही सबसे सटीक स्टेटमेंट है। लेकिन चक्रवर्ती जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो नॉन अलाइंड टाइप का जो हमारा स्टेटमेंट है भारत का कि शांति बहाल हो और इस तरीके की बात, लेकिन उन्होंने किसी का भी समर्थन नहीं किया अपने कारणों की वजह से। आपको नहीं लगता है बाद में बहुत सारे ऐसे मुल्क, बहुत सारे ऐसे देश पलट करके ये बोल सकते हैं कि भाई ना आप हमारे हैं ना उनके हैं? ऐसे में ये जो आप बीच का रास्ता हर समय इस्तेमाल करते हैं, अख्तियार करते हैं, उससे हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे हमको नुकसान ज़्यादा हो जाए फ़ायदे होने के बजाय, कि ना इधर के रहे ना उधर के? या आपको लगता है कि विदेश नीति के तौर पर ये सबसे सटीक फैसला है? अभी तक तो यही ठीक है। मैं ये मानता हूं कि ये सटीक फैसला है, क्योंकि आपने देखा होगा यूएनएससी में भी चाइना ने क्या कहा। आपने अगर उसको सुना हो तो चाइना भी यही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पीस डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए। तो ये कुछ लोगों को तो ये कहना पड़ेगा, या हम ये कूद जाए मैदान में कहें कि नहीं लड़ाई कर लो, ये तो नहीं कह सकते ना। तो मुझे लगता है फिलहाल तो यही ठीक है। और जब दो दोस्त लड़ते हैं तो उसमें दखल देना इतनी जल्दी ठीक नहीं है। अगर वो दोस्त आपस में बैठकर समझौता कर ले तो वो उसमें हम लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमको अपील जो हम कर रहे हैं कि भाई आप बात भी करो, डिप्लोमेसी में बातचीत कर लो। रूस क्या चाह रहा है? रूस सिर्फ ये चाहता है कि नेटो को आप मेरे बॉर्डर पे ना लाएं। मैं तो समझता हूं ये रूस की एक बड़ी जायज डिमांड है। क्या जरूरत है? नेटो तो खत्म हो जाना चाहिए था। कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, यूएसएसआर खत्म हो गया, टूट गया है, तो फिर क्या जरूरत है नेटो की? तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ वेस्टर्न नेशंस की दादागिरी टाइप चल रहा है यहाँ पे। अब पुतिन ने ये समझ लिया कि इन लोगों को अगर हम अपनी दादागिरी से थोड़ा सा ना हटाएं तो वो रशिया पे फिर और हावी हो जाएंगे, ये करेंगे। तो इस तरह से है, प्रोवोकेशन तो है, वेस्टर्न साइड से भी प्रोवोकेशन है।
रशिया कितनी बार कह चुका है कि ये मत करिए, हमारे बॉर्डर तक मत लाइए, क्योंकि नेटो, यूक्रेन अगर नेटो में चला गया तो वहां पे नेटो के डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएंगे, और वहां पे ट्रूप्स आएंगे, वहां पे मिसाइल्स आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो रशिया तो अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी के मामले में उसको चिंता है इसके बारे में। और इंडिया ने क्या कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ ऑल शुड बी एंश्योर्ड, नॉट सिर्फ वन साइड। करेक्ट, बिल्कुल। प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक मसला यहां पर यह भी उठता है कि हम दूसरों से मदद की उम्मीद तब कर सकते हैं जब हम उनके साथ किसी फ्रंट पे खड़े हों। मसलन कल को अगर एक ऐसी स्थिति आती है कि चीन के मामले में हमको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ज़रूरत पड़े, तो जो रवैया हमारा है जिसके तहत हम किसी की साइड नहीं लेते हैं, आपको नहीं लगता कल को कई मुल्क जो हैं वो पलट कर के बोल सकते हैं कि आप हमने हमारा समर्थन नहीं किया तो आप हमसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे चिंतामणि जी और पिनाक जी ने कहा, ये एक तरफी रवैया का मतलब ये नहीं है कि हम, पर ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो अब भारत की पॉलिसी है। ये नॉन अलाइनमेंट से अलग है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि ना हम इस पावर के साथ मिलिटरीली जुड़ जाएंगे ना उस अलायंस के साथ। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इशू बेस्ड हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे और फैक्ट्स देखेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, और वही भारत का रवैया हुआ है इस बारी। क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट थी, पहले क्वाड में स्टेटमेंट थी, वो बिल्कुल सही थी कि रूस भी हमारा दोस्त है और अमेरिका भी हमारा पार्टनर है। और ये जो आपकी बात रही कि अगर वहां कुछ हो जाए, अगर हमें कुछ हो जाए, हमारा साथ कौन देगा, वो भी ये दो देश जो हैं बड़े बिग पावर्स, वो भी सोच समझ के करेंगे। ये नहीं कि वो हर चीज में मतलब जंप करके आ जाएंगे। अगर हमारा चीन के साथ कुछ मुद्दा होगा, पहले वो भी कहेंगे कि आप डी एस्केलेट करो, हम लोग भी आपके प्रेशर डालेंगे कि ऐसी कोई वॉर ना हो। तो भारत ने भी उसी तरीके का एक तरीका अपनाया है और ये भी बोला है कि नॉर्मंडी प्रोसेस, मतलब मिन्स्क अग्रीमेंट्स जो हुई थी 2014 में, उसको एक्सटेंड करो। और रूस पहले कह रहा था कि हाँ, मिन्स्क अग्रीमेंट जरूरी है, उसमें इन दोनों जो प्रोविंसेस हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, उसमें उनको ऑटोनॉमी दीजिए। वहाँ रूसी एथनिक माइनॉरिटी रहती है, वो जहाँ वहाँ मेजॉरिटी है। वहाँ पे 7 साल से सिविल वॉर चल रही है। वहाँ के जो अलगाववादी हैं, उन्होंने सेसेशनिस्ट है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ रूसियों को डर है कि एक जेनोसाइड हो सकता है यूक्रेनियन आर्मी के तरफ से। और जैसे पिनाकी जी ने कहा है, अगर वो नेटो के मेंबर हो जाए तो ये एक यूरोपियन वॉर भी हो सकती है। तो सबको मुझे लगता है बहुत तरीके से वापस टेबल पे जाना चाहिए। ठीक है। मैं प्रोफेसर स्वरण सिंह आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, रूस और अमेरिका ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी, एक संधि साइन की थी यूक्रेन को बचाने के लिए, द बुडापेस्ट एग्रीमेंट सन 94 में। आज आप देखिए किस तरीके की स्थिति है कि आपने जो एरिया हैं जो कंट्रोल में नहीं है या जहां पर रूस का दबदबा है, अलगाववादी वहां पर हैं, उसको मान्यता दे दी है रूस ने, और यूएस अभी तक कुछ खास कर नहीं पाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, इनके फिर मायने क्या रह जाते हैं? हम कुछ भी ट्रीटी कर लें, अगर देश माने ही ना तो फिर ट्रीटी का फायदा क्या है? देखिए संकेत, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की जो परिभाषा होती है वो हमेशा उसमें हस्ताक्षर करने वाले देश परिभाषा अलग अलग करते हैं, और खासकर जब उनमें आपसी तनाव बन जाता है तब तो परिभाषा और भी बदल जाती है। तो इसलिए चाहे कोई भी संधि हुई हो बड़ी दो शक्तियों में, उसको समय के अनुसार उसकी परिभाषा बदलती रहती है। और आप राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल को यदि देखें तो उन्होंने एक के बाद एक इसी तरह का कार्यक्रम किया है। ये रणनीति उनकी हमेशा सफल साबित हुई है। वो चाहे शुरू में मालदोवा का ट्रांसनिस्टर क्षेत्र हो,
या फिर उसके बाद ये जॉर्जिया में साउथ ओसेशिया अब्खाजिया हो, उसके बाद ये क्राइमिया हो, और अब ये हम देख रहे हैं कि उनकी जो है पीस कीपिंग फोर्सेस ये जो दो लुहांस्क और दोनेत्स्क का पीपल्स रिपब्लिक है वहां जाने वाली हैं, जा रही हैं, शुरू हो गई हैं। तो ये लगातार जो उनकी रणनीति सफल रही है वही चल रही है आगे। और यहां तक ये भारत का सवाल आपने बीच में संकेत उठाया था, तो भारत तो हमेशा से ही निर्गुणता की एक तरह से नीति में चलता है, और यदि उससे कुछ फायदा होता है तो नुकसान भी हो सकता है। लगातार हम यदि इस तरह की न्यूट्रलिटी अपनाए रखेंगे और तनाव बना रहेगा तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नाराजगी हो सकती है। पर 10 सेकंड में मैं ये इसमें जोड़ देना चाहूंगा कि भारत अकेला नहीं है इस तरह की नीति को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला देश। 4 फरवरी के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ, उसके बाद उम्मीद थी कि सुरक्षा परिषद में चीन जो है वो रूस का साथ देगा, उसके साथ खड़ा होगा। ऐसा नहीं हुआ है। चीन ने भी सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, बातचीत करने की बात की है। ठीक वैसे ही अमेरिका के साथ भी आप देखें, जो बड़े 2 राष्ट्र यूरोप के हैं, जर्मनी और फ्रांस, वो अलग से शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं पुतिन के साथ। छोटे कई नाटो के देश ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की जो सुरक्षा को लेकर चिंता है वो सही है। ये यूरोपीय देश के नेता आज कह रहे हैं। तो नाटो में भी बिखराव है, अलग अलग देश अपने राष्ट्र हित को सामने रखते हुए बात करते हैं, और भारत भी बिल्कुल वैसा ही अलग अलग देश अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, कोई एक साथ नहीं है। अचल मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जो जहां पर अलगाववाद था उसको मान्यता दे देना, क्या रूस की कार्रवाई आपके हिसाब से यहीं तक रुक जाएगी, या जैसा कि संदेह प्रकट किया जा रहा है कि अब इसके आगे भी रूस जाएगा, वैसी भी एक स्थिति होगी? आपका क्या विश्लेषण? मुझे इस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा कि रशिया डायरेक्टली कीव पे हमला करेगा या यूक्रेन को अपने सबऑर्डिनेशन में लाने की कोशिश करेगा। इसमें रशिया का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अगर रशिया आज चाहे तो 2 घंटे या नहीं तो 24 घंटे में वो कीव तक पहुंच सकता है। सवाल कीव तक पहुंचने का नहीं है, सवाल उसको अटैक करने का नहीं है। सवाल यह है कि एक बार हमला करने के बाद कितनी देर तक रशिया फिर उसको होल्ड कर सकता है। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो रशिया को इस तरह का कोई भी स्टेप उठाने में किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। रशिया का एक ऑब्जेक्टिव था जो उसने ईस्ट यूक्रेन में पूरा कर लिया है। रशिया ने बहुत ही एक स्मार्ट गेम खेली, एक बहुत ही अपने पत्ते जिसे कार्ड्स कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से खेले हैं। उसने एक किस्म से 2008 को पहले तो इनेक्ट किया है। 2008 में भी आपको याद होगा कि उसने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी थी कि जिसने उसने फिर अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया जो 2 ब्रेकअवे रीजन्स थी उनको उसने रिकॉग्नाइज किया। उसने देखा नाटो ने, अमेरिका ने, किसी ने भी मिलिटरली इंटरवीन नहीं किया। अब उसने पिछले 14 साल में अपनी पोजीशन वहां कंसोलिडेट कर ली। क्रीमिया में भी उसने ऐसी परिस्थितियां करी कि फिर एक रेफरेंडम के जरिए उसने रशियन फेडरेशन में क्रीमिया को मिला लिया। तब भी अमेरिका, नाटो, अलाइज्ड यूरोप किसी ने भी मिलिटरली इंटरवीन नहीं किया। तो वही चीज उसने आपके इनेक्ट करी है, और फ्रॉम डे 1 मेरे हिसाब से उसका ये दिमाग में था कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी और वो वहां इनको अपना रिकॉग्नाइज करेगा और फिर एक लेजिटिमेट तरीके से वहां एंटर करेगा और आने वाले वक्त में वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेगा। और वो जानता है कि अमेरिका और यूरोप कोई भी इसके रिस्पांस में मिलिटरी तो रूस को आपके हिसाब से मालूम है कि कहां स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जिसके बाद कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से वो जो भी कदम उठा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तक ही सीमित होगी, ये जानते हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस और लगेंगी। आलोचना के साथ फर्दर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं। हाँ, लेकिन रशिया को इसकी आदत पड़ चुकी है और इकोनॉमिक सैंक्शंस में भी यूरोप बटा हुआ है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे पड़ेगा। तो ये देखिए यूरोप का बंटवारा, इसके अलावा मतलब मत में बंटवारा, इसके अलावा नेटो के मत में बंटवारा, तमाम चीज़ें यहाँ पर चर्चा हुई हैं, शायद जिसकी वजह से रूस को कुछ बल मिलता है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो कर सके। बहरहाल भारत की रणनीति क्या हो, जो है वो ठीक है या कुछ बदले, और भारतीयों को सही सलामत वापस ले आना, ये प्राथमिकता, जैसे कि भारत ने जिसका उल्लेख किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।